नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह जो वीडियो है यह हमारी जो काम ऊर्जा की सीरीज जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उस अलग अलग एक्सपर्ट से उसके बारे में एक पूरी सीरीज में लेके आऊँगा। तो वो उस सीरीज की पहली वीडियो ये है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती, जो कि एमबीबीएस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और जो आईएमए रोहतक की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और भी कई सारे ये स्पिरिचुअलिटी और डॉक्टर दोनों ही फील्ड की एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर आरती से जो मैं मिला था 2011 में, जब डॉक्टर आरती से मैं मिला था तो इनके जो विचार थे तो उसके द्वारा मुझे एक नई इंसाइट मिली थी। पहले मैं सिर्फ योग में ही मेरी शिक्षा दीक्षा जो है योग में और अध्यात्म में ही थी। मेडिकल साइंस का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट थी तो इनसे बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, तो एक नया आयाम मुझे देखने को मिला। फिर मुझे समझ में आया कि हमारे ऋषियों ने योग सूत्र भी लिखा है और काम सूत्र भी लिखा है। जबकि बीच में थोड़ा सा हमारा देश गुलाम रहा तो इस विषय में थोड़ा सा हम रूढ़िवादी हो गए हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड हमारा इस चीज़ को लेके हो गया है। हम सेक्स एजुकेशन के बारे में और इस बारे में बात करने से थोड़ा डरते हैं। तो इसी के बारे में मैं इसी विषय को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस पूरी सीरीज का पहला जो एपिसोड है यह है। आज का जो हमारा विषय है, अभी 8 तारीख को वुमेंस डे है, तो उसमें हम उसके उपलक्ष्य में मैं ये है जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हमारा आज का विषय है सेक्सुअल हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ। मतलब उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि स्त्रियों के जीवन में यौन स्वास्थ्य की क्या ज़रूरत है, यौन स्वास्थ्य है क्या, उसके विभिन्न आयाम क्या क्या है, उस बारे में आज हम डॉक्टर आरती से जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर आरती, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे आज के इस वीडियो के लिए बुलाया। और आज सभी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं। और इसमें जो हम विषय डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी आप विचार अपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त करेंगे। डॉक्टर आरती का भी अपना एक चैनल है लेट्स टॉक करके, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप एक बार देखें। और वहाँ पर भी ये जैसे जो भी नॉलेज आज हम यहाँ पर शेयर करेंगे वैसी ही चीज़ें, वैसी ही अवेयरनेस ये अपने स्तर पर भी एक सामाजिक उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए एक हीलिंग करने का इनका अपना एक डिफरेंट तरीका है। एक हीलिंग हम करते हैं योग से, प्राणायाम से, एनर्जी से, और एक हीलिंग ये करते हैं काउंसलिंग के द्वारा, अपनी मेडिसिन्स के द्वारा। तो इनसे एक और कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा जानने को मिला कि डॉक्टर भी एक प्रकार के हीलर ही हैं। मेरे माइंड में पहले हीलिंग का मतलब या हीलर का मतलब सिर्फ इतना ही था कि रेकी हीलर, प्राणिक हीलर या कोई स्पिरिचुअल हीलर। लेकिन इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट मुझे सिखाया कि डॉक्टर भी हीलर ही है। वो शरीर के स्तर पर दवाइयों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार से, और इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के नाम से। तो वो कॉन्सेप्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि हम साइंस और धर्म, अध्यात्म और मॉडर्न जो साइंस है उसको अगर जोड़ के चलते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से स्थापित कर पाएंगे। और आने वाली पीढ़ियों को हम एक नया ज्ञान, एक नई नॉलेज, अपना जो सनातन धर्म में जो बताया हुआ है, जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, उसको दोबारा से पुनर्स्थापित कर पाएंगे। तो डॉक्टर आरती, आपका स्वागत है। तो थैंक यू शुरू सर। करते हैं आज के इंटरव्यू को। कुछ बिल्कुल। सवाल मैंने लिख लिए हैं, जो इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जिज्ञासु की तरह एक इसको इस विषय को, इस काम ऊर्जा के विषय को दोनों तरीके से, आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल हेल्थ, तो डॉक्टर आरती सबसे पहले मुझे यही समझाइए कि सेक्सुअल हेल्थ है क्या चीज़। सर, अगर हम सेक्सुअल हेल्थ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं दोनों शब्दों को अलग अलग करूंगी, सेक्सुअल एंड हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो WHO की डेफिनेशन से हेल्थ वो सिचुएशन है हमारे वेलबींग की जिसमें हम मेंटली, फिजिकली और सोशली बिल्कुल वेल एडजस्टेड होते हैं और जो शरीर है वो बीमारी से रहित होता है। इसमें और भी कुछ आयाम अभी
रिसेंटली जोड़े गए हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल और सेक्सुअल हेल्थ की भी बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम सेक्सुअल हेल्थ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, हमें ये समझना है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल सारे आयामों को हम डिस्कस करते हैं। अब बारी आती है कि सेक्सुअल क्या है। तो अगर हम बात करें तो उससे पहले हम छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स को इस सेक्सुअल हेल्थ की टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो बहुत कॉमन टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेक्स। और जब भी हम सेक्स की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे मन में आती हैं। सबसे पहले कि हमारा बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, सेकंड सेक्स वो संभोग की क्रिया या इंटरकोर्स जिसको हम सेक्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल सेक्स हम सभी को पता है और मोस्टली बच्चों ने साइंस में भी पढ़ा है और पेरेंट्स भी जानते हैं। एक्स की जब हम बात करते हैं तो जिन लोगों में एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल्स होती हैं, और जहाँ पे XY क्रोमोसोम होता है वो मेल सेक्स कहलाता है। और सेक्सुअल एक्ट के बारे में सभी को पता है, इंटरकोर्स की क्रिया को हम सेक्स कहते हैं। अब बात आती है कि क्या सेक्सुअल हेल्थ सेक्स से डिराइव्ड है? ऐसा नहीं है। जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो जिस शब्द से सेक्सुअल लिया गया है वो है हमारी सेक्सुअलिटी से। और सेक्सुअलिटी क्या है? सर, आमतौर पे लोग सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम केवल यौन संबंधों के या प्रजनन संबंधित जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत छोटा सा आयाम जो सेक्सुअल एक्ट और रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है। पर जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो हम एक टोटल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जिसपे हम सेक्सुअल रिश्तों की, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा रिलेशनशिप खुद के साथ, हमारी बॉडी के साथ, हमारा रिलेशनशिप हमारे स्पाउस या हमारे सेक्सुअल पार्टनर के साथ, फिर हम बात करते हैं नेचुरली सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अलावा जो सेक्सुअलिटी है वो बात करती है इंटीमेसी के बारे में, सेंसुअलिटी के बारे में, हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें सेक्स एजुकेशन या सेक्स हेल्थ नहीं कवर करती। इसको कवर करने के लिए सेक्सुअलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके विभिन्न आयाम क्या क्या हो सकते हैं जो सेक्सुअल हेल्थ है, तो उसके अंडर में क्या क्या कैटेगरी हो सकती है? मतलब अभी तो जैसे हमें लगता है कि सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल हेल्थ का मतलब इतना ही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको उससे संबंधित सारी साइंस और सारी व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए। तो और क्या क्या आयाम आ सकते हैं इसमें? सर, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ की तो सेक्सुअल हेल्थ का मतलब अगर मैं कहूँ डेफिनेशन कोई मुझसे पूछे तो डेफिनेशन ये रहेगी कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ गुड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। अब मैंने जैसे आपको बताया सेक्स और सेक्सुअलिटी दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो अगर हम महत्वपूर्ण आयामों की बात करें तो 3 प्रमुख आयाम मैं कहूँगी हमारी सेक्सुअल हेल्थ के हैं। नंबर 1 कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अपनी बॉडी के साथ हो चाहे हमारे सेक्सुअल पार्टनर के साथ हो, वो रिलेशनशिप्स बहुत ही फुलफिलिंग होने चाहिए, सेटिस्फाइंग होने चाहिए और हारमोनियस होने चाहिए। तो घर में सद्भाव, प्रेम, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम सेक्सुअल हेल्थ में बात करते हैं। सेकेंड प्रमुख आयाम अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हमारे को हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्लेजर मिलना चाहिए। और प्लेजर किसी एक पार्टी को नहीं, दोनों ही कपल में दोनों पार्टीज़ के लिए प्लेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल हेल्थ में। तो सेक्सुअल हेल्थ प्लेजर को भी एड्रेस करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम काफ़ी हद तक केवल अगर हम सेक्स के बारे में बात करें वहाँ हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम है सेक्सुअल हेल्थ का वो ये है कि हम सेफ सेक्स की बात करें। तो ये तीनों आयाम अगर कवर होते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक पर्सन या एक कपल सेक्सुअल हेल्थ की ऑप्टिमम स्टेज में है। आपने एक चीज़ कही कि अपने खुद के साथ जो हमारा संबंध है वो भी सेक्सुअल हेल्थ का ही पार्ट है। बिल्कुल उसको बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। राइट। तो सर एक छोटी सी मैं कहावत कहूँगी जो मैं अपने मन में सोचती हूँ। पहला रिश्ता खुद से, दूसरा खुदा से, तीसरा खुदा के हर बंदे से। तो हमारे जो आउटर रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे इनर रिलेशनशिप का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर हम किसी भी कारण से अपने भीतर द्वंद्व की स्थिति में हैं, चाहे हमारा इमोशनल मेंटल कन्फ्लिक्ट है,
चाहे हमारी सेक्सुअलिटी को लेके हमारा कन्फ्लिक्ट है, तो वो कन्फ्लिक्ट हमारे बाहरी रिलेशनशिप्स में भी झलकेगा। तो जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं या सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, तो हम इस भीतर के कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने की बात करते हैं कि कहीं पे कोई भी द्वंद्व या विरोधाभास ना रहे। और सर, जैसे आपने सिखाया भी है और आप बताते भी हैं, योग में भी हम तीनों ही चीज़ों को अलाइन करते हैं, माइंड बॉडी सोल तीनों के कॉम्प्लेक्स को। तो इसी तरह अंदर कुछ भी परस्पर विरोधाभासी चीज़ें ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, उसको भी एड्रेस किया जाता है। तो इसमें आती हैं चीज़ें जैसे हमारा खुद के बारे में, हमारी सेल्फ एस्टीम के बारे में क्या सोचना है, हम अपने बारे में कैसा मूल्यांकन करते हैं, हमारी बॉडी के बारे में क्या है। परफेक्ट बॉडीज तो किसी की भी नहीं है, बट फिर भी क्या हमारा अपनी बॉडी के प्रति एक हेल्दी नज़रिया है कि नहीं, हम किसी हीन भावना से ग्रस्त तो नहीं है। तो ये, इसके अलावा हमारी खुद की जेंडर आइडेंटिटी क्या है। बहुत बार आप देखते हैं आजकल लोग आ रहे हैं जिनको लगता है कि शरीर तो आदमी का मिला हुआ है, पर मैं अंदर से महसूस करता हूँ जैसे मैं एक औरत हूँ, मैं एक फीमेल हूँ। तो हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, क्या वो हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के साथ अलाइंड है, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सेक्सुअल संबंधों में हम किसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हम सेक्सुअल हेल्थ के अंडर डिस्कस भी करते हैं और इससे उपजने वाले जो भी इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस भी करते हैं। ओके, तो ये तो एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया। जी जी। कि इसमें हम अपने साथ भी, ये तो मतलब अगर मैं जिस हिसाब से आपने बताया, तो मतलब अपने साथ संबंध अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो हम दूसरे के साथ भी, और यही हम योग में भी यही पढ़ते हैं, अध्यात्म में भी, कि हम खुद से जब प्रेम नहीं कर सकते, खुद की केयर नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे की भी हम नहीं कर पाएंगे वही चीज़। और ये सेक्सुअल हेल्थ का ही पार्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। जी। अब डॉक्टर आरती ये बताइए कि जो सेक्सुअल हेल्थ है, क्या वो नहीं है, मतलब जो भ्रांतियां हो सकती हैं या लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज बनाने से पहले ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें आई होंगी। या जैसे यूट्यूब पे मैं सर्च करता, मैंने सेक्स एजुकेशन को सर्च करने की कोशिश की, तो उसमें पता नहीं क्या ऊट पटांग चीज़ें आ गई उसमें, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर मेरे अंदर ये थोड़ा सा और आया कि अब इस चीज़ को लोग किस प्रकार से देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो गेस्ट मैंने आपको इसलिए रखा क्योंकि आप ऑथेंटिक है इस चीज़ के बारे में बोलने में। जी बिल्कुल। जी बताइए। देखिए, हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और आपने जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करें वो साइंटिफिक इन नेचर हो, एक्यूरेट हो, और हम कंप्लीट नॉन जजमेंटल इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो सेक्सुअल हेल्थ क्या नहीं है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हम सर्च करना शुरू करते हैं तो पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा सामने आती है। बिल्कुल। और जिस खोज के साथ हम निकले होते हैं, कई बार हम उस रास्ते से ही भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअलिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम पोर्नोग्राफी तो नहीं सीख रहे या हमें कहीं इसके बारे में तो नहीं बताया जा रहा। दूसरा एक जो बहुत मन में वो रहता है कि सेक्सुअल हेल्थ केवल कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रही है या सेक्सुअल हेल्थ केवल गुप्त रोगों की बात कर रही है। तो हमें ये भी लगता है कि इसके बारे में तो हमें पता है, इससे ज़्यादा हमें क्या पता करना, ये तो चीज़ें हम आमतौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका स्कोप, इसके आयाम इससे बहुत आगे विस्तृत हैं। ये तो केवल एक बूंद मात्र है पूरी सिचुएशन की स्टडी के अंदर। तीसरा जो हमें लगता है कि प्लेजर की बात जनरली नहीं की जाती। बिल्कुल। जब हम कोई भी मुद्दा डिस्कस करते हैं, साइंटिफिकली भी डिस्कस करते हैं, तो कई बार हम प्लेजर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया में, जहाँ पे हमारी सोसाइटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, की तरह समझा जाता है, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मैं गांव से आया हूँ। अभी ठीक है मैं शहर में हूँ, लेकिन मैं गांव से आया हूँ तो मुझे पता है। हाँ जी। सेक्स करता हर कोई है, हम पैदा सेक्स से हुए हैं, हर कोई बात भी करना पसंद करता है, लेकिन एक पाप की तरह उनके माइंड में गिल्ट फील रहता है उनके अंदर। जैसे जहाँ भी कोई, चाहे वो आपस में माँ बाप से हम कोई बात डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने जो अपनी सेक्स एजुकेशन है वो जब मैंने 9th क्लास में वो चैप्टर आया तो वो स्किप करा दिया गया। मुझे लगा ये क्यों नहीं पढ़ा है, कि अपने आप पढ़ लेना, ये बोल दिया जाता है। और दूसरी चीज, जो एजुकेशन मिली मुझे कहाँ से मिली, वो यार दोस्तों से मिली, ऐसे लोगों से मिला जो खुद पढ़े लिखे ही नहीं है। बिल्कुल। तो
उस चीज़ के लिए ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक हो गया। हाँ जी। अब जैसे आज का जो हमारा विषय है महिलाओं के लिए सेक्सुअल हेल्थ, हाँ तो जी। वो क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए, सही रहेगा। महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इस सृष्टि में जितनी भी उत्पत्ति है महिलाओं के माध्यम से है। तो प्रजनन का जो संपूर्ण भार है सृष्टि ने महिला के ऊपर सौंप रखा है। बिल्कुल। और अगर उसको अपनी बायोलॉजी, अपने अंगों के बारे में नहीं पता होगा, और अगर उसको इस बात के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान उसके साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं या वो क्या परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको सशक्त नहीं कर पा रहे उस प्रजनन के प्रोसेस के अंदर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ें खुलकर महिलाओं से डिस्कस करें। जी। सेकेंडली, हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज प्राथमिक तौर पर एक पुरुष प्रधान समाज है, और जैसे मैंने पहले कहा, इस समाज में महिलाओं के पास अधिकार बहुत कम है। ख़ास तौर पे बेडरूम में तो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं वुमेन। उनको अपने प्लेजर के लिए कुछ भी कहने का, अपने प्लेजर के लिए डिमांड करने का हक नहीं है। अगर कोई लेडी अपने प्लेजर की बात करती है तो उसको बहुत फॉरवर्ड या लूज लेडी समझा जाता है। तो उसको अपनी सेक्सुअल राइट्स नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी किसी चीज़ के लिए नो कहने की क्षमता रखती है, और ये उसका राइट है। तो इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेडीज़ जो हैं, वो महिलाएं हैं, वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन और प्रॉपर एजुकेशन को भी असेस करने से वंचित हैं। और बहुत सारी आप देखेंगे मेंसेस हर महीने लेडीज़ को आते हैं, और बहुत सारी लेडीज़ मेंसेस में दर्द को भी अनुभव करती हैं। पर हमारा जो कल्चर है वो सहन करने का कल्चर है। हम उसको हेल्थ सर्विसेज के पास नहीं लेके जाएंगे, या हम उसको डॉक्टर से नहीं मिलवाएंगे, क्योंकि ये तो हर महीने होना है। और शुरू से सहन करने का कल्चर एक सिखाया जाता है, और वो सहन करने का कल्चर आपके रिश्तों में भी जाता है। आपके घर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसमें भी सहन करने का कल्चर है। तो वो सहन करने का जो कल्चर प्रेरक है औरत को, और प्रॉपर गाइडेंस ना लेने का, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज ना असेस करने का, तो लेडीज़ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जाने और सेक्सुअल राइट्स को भी अपने समझे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल दीज इश्यूज विद वुमेन। तो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको एक पाप की तरह समझा जाता है, तो इस पर हमें बात करनी क्यों ज़रूरी है? क्या मतलब अभी हम बात करने से बचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको ना एक बहुत ही मज़ेदार सी बात बताती हूँ। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार। अब ये परिवार कैसे बनता है? जब एक युगल एक साथ आते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी अधिकतर शादियाँ अरेंज्ड मैरिजेस हैं, और मैरिज का तो मतलब ये है कि सेक्स होगा, बिल्कुल। संभोग से यूनियन होता है। तो जहाँ पे यूनियन ही सेक्स के माध्यम से है, वहाँ पर इन विषयों पर बात करने से क्यों डरना, क्यों घबराना और क्यों शर्माना? तो बड़ी मज़ेदार सी बात है। आप देखेंगे शादी होती है, 25-30 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, दोनों तरफ पार्टीज मिलके कपड़े खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना पीना होता है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। अगर उस शादी के बाद किसी भी कारण से कपल के बीच में सेक्स नहीं हो पाता, तो वो 25-30 लाख रुपए का खर्चा बिल्कुल जीरो और वाइड है ना? तो ये बड़ी ही मज़ेदार सी बात है कि हम उसके कार्ड्स छपवा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उस नाम पे खाना खा सकते हैं, धर्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं, पर जिस विषय के लिए शादी हो रही है और जो यूनियन का पॉइंट है, उसी पर हम बात करने के लिए रेडी नहीं है। कोई बात है, ना कोई एजुकेशन। बिल्कुल, उसके बारे में कोई एजुकेशन भी नहीं है। तो कपल सब तरह की बात फोन पे करेगा, हालांकि सेक्स की भी बातें करेगा, बट छोटी छोटी बातें कि कितने बच्चे करने हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कौन इस्तेमाल करेगा, वो बच्चे कब होने हैं, इस बारे में कोई बात ही नहीं होती है। तो समाज की बेसिक इकाई जब परिवार है, तो सेक्सुअल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हम ना केवल एक परिवार को मजबूत कर रहे हैं, ना केवल उनके रिश्तों को हम अच्छा बना रहे हैं, बल्कि हम कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं, और यहाँ तक कि पूरे देश को भी सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में मैंने जो इंट्रो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि हम मतलब हो सकता है अब जो जनरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा एजुकेशन हो, उसमें बातें की जाती हों, माँ बाप भी समझा रहे हों, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में 15 साल तक जो पढ़ाई करी वो मेरे कहीं काम नहीं आई, उसमें सेक्स एजुकेशन कहीं भी नहीं थी।
और वो जो सेक्स एजुकेशन ऐसी जगह से मिलती है, गलत जगह से मिलती है। डॉक्टर आरती ने एक और वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बताया था, अभी हम पोर्न को भी हम एकदम से गलत समझते, तो इन्होंने एक माइंडसेट और चेंज किया था कि वो एक्सप्लोर करने का तरीका हो सकता है, लेकिन जो लोग हैं उनको वो प्राइमरी एजुकेशन फोन से ही मिलती है या गलत साधनों से, गलत लोगों से मिलती है। तो एक और चीज़ डॉक्टर आते आपने बताई कि सेक्सुअल राइट्स के बारे में बताया, तो राइट्स भी होते हैं सेक्सुअल? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, तो सेक्सुअल राइट्स का कोई अलग से चार्टर तो नहीं है, बट जो हम सेक्सुअल राइट्स जिनकी हम बात करते हैं, वो राइट्स उसी ह्यूमन राइट्स के चार्टर से ही उठाकर सेक्सुअल राइट्स बनाए हुए हैं। तो ये राइट्स दोनों के हैं, पुरुषों के भी हैं, स्त्रियों के भी हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा राइट टू प्राइवेसी है। दोनों पार्टीज़ को पूरा राइट है कि वो अपने प्राइवेसी में अपनी सेक्सुअल जो भी अफेयर्स हैं उनको कंडक्ट करें। सेकेंडली, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो कि भाई पुरुष स्त्री के ऊपर किसी तरह का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, या फिर सेम सेक्स समलैंगिक कपल्स हों, तो उसमें भी आप जेंडर या किसी और बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कोई भी सेक्सुअल एक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी पार्टी को फोर्स किया जाए। तो सेक्सुअल वायलेंस से बचने का हर कपल का राइट है कि वो सेक्सुअल वायलेंस से बचे। इसके अलावा हम सभी का राइट है कि हम अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन प्राप्त कर सकें सेक्सुअलिटी रिलेटेड मैटर्स के लिए। और हमें सबको राइट है कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो भी हमारे पास हेल्थ सर्विसेज हैं उसका पूरा लाभ उठा सकें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो गुप्त रोगों से संबंधित हो, चाहे वो सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रिलेटेड हो। तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम उन इंफॉर्मेशन और उन सेंटर्स को असेस कर सकें। इसके अलावा हमें राइट है कि हम अपनी पसंद का सेक्सुअलिटी अपना सकें, अपनी पसंद का पार्टनर चुन सकें, अपनी पसंद से डिसाइड करें कि हमने बच्चे कब करने हैं, कहाँ करने हैं, कितने करने हैं। तो ये सारे राइट्स हैं, और अगर किसी भी कारण से हमारे इन राइट्स का उल्लंघन होता है तो हमारे पास ये भी राइट है कि हम अपने लिए कोई जुडिशरी जो लीगल सिस्टम है उसमें उसका रिड्रेसल भी प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे सभी सेक्सुअल राइट्स हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने बात की सेफ सेक्स की भी बात की, तो उसको समझाएं थोड़ा सा। देखिए, अभी तक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, सेफ सेक्स को हम यही सोचते थे कि अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो, या फिर हमें किसी प्रकार का गुप्त रोग ना हो। 90s के दशक में, 80s और 90s में जब HIV की बहुत ज़्यादा, एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही थी, तो हमारे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स, खासतौर पे सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम्स थे, वो डेडिकेटेड थे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने पे। तो उस समय में प्रेगनेंसीज़ को प्रिवेंट करने और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने पे कॉन्डोम्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और वो टाइम था जब निरोध का हमारे हेल्थ सिस्टम में इंट्रोडक्शन हुआ। बट आज की डेट में हमारे जो सेफ सेक्स का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा हम ये मानते हैं कि सेफ सेक्स का मतलब है कि जो सेक्स का एक्ट है वो इमोशनली और मेंटली भी सेफ होना चाहिए। कपल को उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई वायलेंस ना हो। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें आपने सुना होगा, आदमियों का तो खतना किया ही जाता है, फीमेल्स का भी खतना किया जाता है ताकि वो एक्ट के दौरान सेक्सुअल प्लेजर को ना डिराइव कर सकें। तो इसके अगेंस्ट भी मतलब ये एक मुहिम है कि हम, ये भी उसका राइट है कि वो अपने आप को इसमें भी सेफ रख सके। तो सेफ्टी केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी से नहीं है, इन्फेक्शन से नहीं है, सेफ्टी टोटल बेडरूम में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उससे टोटल सेफ्टी हर लेडी का, हर आदमी का राइट है। सेफ्टी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ आप कवर करें, जैसे आजकल जो चलता है डेटिंग सिस्टम। हाँ जी, बिल्कुल। उसको भी आप कवर करें, और उसके भी जो भी आयाम हो सकते हैं, जो भी आपके क्या विचार हैं उस बारे में, वो आप देखिए, डेटिंग अभी हमारी सोसाइटी में इतना चलन नहीं है, बट मेट्रोपॉलिटन्स में जहाँ बच्चे बाहर पढ़ते हैं और जहाँ बाहर काम करने के लिए निकल आते हैं, तो अब अपनी पसंद से अपने पार्टनर्स चुनने लगे हैं। और डेटिंग बहुत अच्छा ढंग है एक दूसरे को जानने का, समझने का, अपने विचार और इमोशंस को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का। बट प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत जब यंग बच्चे एकदम से फ्रीडम देखते हैं
और कपल्स इकट्ठे घूमना शुरू करते हैं तो उनकी डेटिंग के कोई रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे रोल मॉडल्स ही नहीं हैं जिससे वो बिल्कुल। सोचें कि डेटिंग कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें पिटफॉल्स हो सकती हैं। तो डेट पे नॉन कंसेंशुअल सेक्स, डेट रेप्स वेरी वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरे पास अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में भी ऐसे कई बार गर्ल्स आती हैं जिनके साथ मैं देखती हूँ उनको जेनाइटल पार्ट्स पे इंजरीज हो गई हैं, जहाँ पे उनके बॉयफ्रेंड्स ने उनको फोर्स किया, या कई बार ऐसी गर्ल्स आती हैं जिनको एक्सप्लॉइट करने के लिए फ्रेंड्स ने एमएमएस बना लिया। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को गाइड करें, उनको बताएं कि क्या हेल्दी रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस हैं, क्या अनहेल्दी डेटिंग प्रैक्टिसेस हैं, और ताकि वो अपने आप को डेट रेप से बचा सकें। इसके अलावा बच्चे बहुत जल्दी चाहे वो आपस के प्रेशर में आके, चाहे वो हमारी मीडिया के प्रेशर में आके, बहुत जल्दी ही सेक्सुअल बिहेवियर में इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्ती से लेकर सेक्सुअल बिहेवियर तक जाने का कर्व बहुत ही शार्प हो गया है, टाइम नहीं लगा रहे बच्चे उसमें। तो कई बार ऐसे में गर्ल चाहे मेंटली इमोशनली रेडी भी नहीं होती, वो प्रेशर में आकर अपने पार्टनर को हाँ कह देती है सेक्स के लिए, जो कि उसकी मानसिक, शारीरिक और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा आजकल हम देखने को हमें मिल रहा है, जिससे अगर हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करें, एजुकेशन दें, तो मुझे लगता है कि हम इस समस्या से भी बच बाखूबी सकते हैं। निपट सकते हैं। बिल्कुल। ये जो वर्ड है डेट रेप वाला, ये मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है। ओके। क्योंकि ये तो है कि डेट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक कल्चर चल पड़ा है, हाँ जी। हर कोई बना रहा है, लेकिन ऐसा होता भी होगा और होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जहाँ सिर्फ बातचीत से बात शुरू हुई है, कभी मिलना जुलना हो गया और उसको फिर, और खासकर लड़कों का तो एक ही वो रहता है। हाँ जी। लड़कियां फिर भी अपनी एक लिमिट सेट करके रखती है, हाँ लेकिन जी। लड़कों का तो एक ही उद्देश्य रहता है। वो डेटिंग ऐप हो चाहे वो फेसबुक हो, वो उनका उद्देश्य वो इसी सर्च में ही रहते हैं। वो जैसे जंगल में दिखाते हैं नर मादा वाला, वही वो नर खोजते रहते हैं वही दूसरे को। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी सर। अगर हम अपनी लेडीज़ को, हम महिलाओं को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे और उनको हम अगर ओपन करें, तो हमारी जो अगली पीढ़ी के बेटे हैं, जो लड़के हैं, वो भी थोड़े से समझ पाएंगे और वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और भावनात्मक तौर पर जुड़ने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, हालांकि बल्कि कि शारीरिक तौर पर गोल दागने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो प्रयास है, ये छोटा नहीं है, ये दूर तक जाने वाला प्रयास है, और हम इस तरह अपनी अगली पीढ़ी को भी सुधार सकते हैं। बस इसीलिए हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने देखा है गांव में, जैसे बात तो हम सुनते हैं, हर अपने यार दोस्तों की भी बात सुनते हैं, गांव में दूसरे लोगों की भी, जो हमारे एजुकेटर होते थे वो गांव के हमारे से बड़ी उम्र के ही लोग होते थे, जिनकी शादियां हो चुकी होती थी। तो खासकर गांव के कल्चर में क्या होता है कि जो सेक्सुअल लाइफ है वो एक अपनी मर्दानगी साबित करने का एक बिल्कुल। जगह होती है, जहां आपको मर्दानगी साबित करनी होती है, और वहां आपके पार्टनर का चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे उसकी उम्र छोटी हो, कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी उम्र में ही लड़की, मैंने देखा है शादियां कर दी गई हैं। जी जी, अभी भी ऐसा और काफी बड़े बड़े आदमियों से कर दी गई हैं। तो वो बड़ी, मुझे लगता है कि उनकी प्रताड़ना, यही सब, ये जो रेप ही उनके साथ सारी उम्र हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो बेडरूम रेप की भी आपने एक बात बताई, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश देखिए, डालें। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल वायलेंस की, तो अधिकतर जो सेक्सुअल वायलेंस फेस किया जाता है वो हम अपने परिचितों से ही फेस करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बाहर के लोग आए, और पर प्रॉब्लम क्या है कि जो घर के अंदर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, वो जनरली हम लोक लाज की वजह से उसको हम रिपोर्ट नहीं करते। बाहर वाले किस्से तो फिर पता चल जाते हैं। अब मैं किन स्तरों पर हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ता है? हम सोचते हैं कि घर के सभी मेंबर्स सेफ हैं, ऐसा नहीं है। छोटी बच्चियों को घर के अंदर ही सबसे ज़्यादा अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल वायलेंस मिलता है। मैरिड वुमेन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र जो सेक्सुअल वायलेंस का है, वो उनका अपना मैरिटल बेड है, जहाँ पे उनको कई बार वो अपनी बाउंड्रीज नहीं व्यक्त कर पाती, नहीं बता पाती कि क्या चीज़ उनको सही लग रही है और क्या गलत है,
और एक वही जैसे मैंने कहा सहन करने का कल्चर और समर्पण का कल्चर हमारे यहाँ है कि लेडी को जाके चाहे राइट है चाहे रॉन्ग है, पति परमेश्वर है, उसको एक समर्पण देना है। कई बार हम उसमें देख भी नहीं पाते कि कहाँ पति परमेश्वर के एक्शन में है, कहाँ वो पिशाच के एक्शन में है। तो वो समर्पण की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वायलेंस के दायरे पे आ जाती हैं और पॉजिटिव सेक्सुअल बिहेवियर नहीं रह पाता। तो तीसरा हमने बात की ही डेट रेप्स के बारे में। तो मैरिटल रेप्स, डोमेस्टिक सेक्सुअल वायलेंस सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है जो लेडीज़ फेस करती है। एग्जैक्टली वायलेंस और फेस मुझे ऐसा करती लगता है हैं। कि एक बार मतलब अपने जीवन में 90% लेडीज करती ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे मैंने पहले भी कहा, सेकंड जो है कि प्लेजर के लिए भी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा कल्चर अभी भी ऐसा है जहाँ वुमेन अपने प्लेजर की डिमांड नहीं कर सकती। यही सवाल मैं अगला पूछने हाँ वाला जी। था। तो इसमें भी जहाँ एक तरफ स्पेक्ट्रम में सेक्सुअल वायलेंस है, जहाँ जो उसके बिना कहे उस पर थोप दिया जाता है, दूसरा स्पेक्ट्रम का एंड है प्लेजर, जो उसको चाहकर भी कई बार अपने मैरिटल बेड में नहीं मिल पाता है। तो अभी भी हमारी धारणा है कि जो सेक्स की एक्टिविटी है वो पुरुषों के प्लेजर के लिए बनाई गई है। औरत का काम केवल उसमें प्रजनन करना है और पुरुष की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको हमें तोड़ना है। और एक ये जो फीलिंग कि जो औरतें अपने प्लेजर की डिमांड करती हैं या बेडरूम में अपनी नीड्स को व्यक्त करती हैं, तो वो उनके चरित्र के साथ एक हनन की सी फीलिंग आ जाती है कि ये डिमांड कर रही है, कहाँ से सीख कर आई, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको दे दिया जाता है इस बारे में। एग्जैक्टली। तो इसके चलते भी बहुत बार लेडीज अपने बेडरूम लाइफ में अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड फील करती हैं और एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन उनके मन में होता है। पर क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो कई बार मैंने इसको भी एड्रेस नहीं कर पाते। आर्टिकल मैंने एक पढ़ा था कहीं पर, हाँ जी। तो उसमें लिखा था, अभी का नहीं कई साल पहले की बात है, अभी हाँ तो जी। इतनी अज्ञानता नहीं होगी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि 80% भारतीय महिलाओं को यही नहीं पता कि ऑर्गेज्म होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको अपने वो सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी करनी है, बच्चे पैदा करने की एक मशीन जैसा उनका बिहेवियर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा पहला रिश्ता खुद से। औरतों में अभी भी मास्टरबेशन को लेकर बहुत सारी कुंठाएं हैं। जैसे मैंने बताया, प्लेजर को टोटली मेल डोमेन समझा जाता है, तो मास्टरबेशन को भी मेल डोमेन का ही पार्ट समझा जाता है, जबकि मास्टरबेशन एक बहुत ही हेल्दी ढंग है। अगर हम एडिक्टिव नहीं है उसको, तो इट इज़ अ वेरी हेल्दी रिलीज फॉर सेक्सुअल एनर्जी, जिसमें आपको ना तो इन्फेक्शन का खतरा है, ना अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का खतरा है, और इससे वुमेन अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऑर्गेज़म भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेडी को सीखना पड़ता है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि सितारे से टूट गए और आपको बहुत मज़ा सा आने लगा, नहीं। बहुत सारी लेडीज़ जो अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में रिपोर्ट करती हैं या उनका फर्स्ट जो भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहता है, इट इज़ नॉट ए वेरी प्लेजरेबल, क्योंकि पहली बार पेनफुल भी रहता है। तो जिस लेडी को अपने प्लेजर के बारे में पता होता है, मैस्टरबेशन के थ्रू ऑर्गेज़्म की जानकारी होती है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में किस चीज़ के लिए ये सारी जद्दोजहद हो रही है। तो सेक्सुअल हेल्थ ये पार्ट्स भी कवर करता है, और इसको लेके जो हमारे मन में भ्रांतियां हैं या कुंठाएं हैं, उनको भी ओपन अप करने में बहुत मदद करता है। मेरे पास मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, और खासकर जो वीडियो मैंने डाली कि सेक्सुअल हेल्थ वाली, तो उसके बाद तो काफ़ी ही आए और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई मुझे। तो मुझे लग रहा है कि इसको अभी भी गिल्ट फील या पाप की तरह देखा जा रहा है। फिर मैंने इसको, क्योंकि मैं तो हूँ तो एक योगा टीचर हूँ, तो मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, तो मैंने उसको वहाँ भी एक्सप्लोर किया। तो मुझे समझ में आया कि ये जो ब्रह्मचर्य, और इस टॉपिक को मैंने अच्छे से किया, उसको पढ़ा, योगिक थेरेपी में पढ़ा, तो वहाँ भी सेम यही बातें बताई हुई हैं जहाँ जो डॉक्टर आरती ने बताई हैं, वही सारी चीज़ें। वहाँ भी कोई ऐसा नहीं बताया हुआ कि अब ब्रह्मचर्य रहो और अब बिल्कुल सेक्स करना ही नहीं, या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, या ये पाप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ। वो सर्टन डिसिप्लिन कुछ सर्टन पीरियड के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए है कि आप कोई साधना कर रहे हैं, मान लीजिए 1 महीने की, 6 महीने की, तो उस दौरान आपको वो एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, ना कि वो सारी उम्र।
और आजकल यूट्यूब पर वीडियो भी डाली हुई है कि नो फैप और इस टाइप से, कि सारी उम्र मतलब आपको ब्रह्मचर्य का टॉपिक दे दिया जाता है और आप कुंठा में बिल्कुल एकदम विक्षिप्त होते रहते हैं। तो उसमें मैं एक अलग से ही पूरी वीडियो ही हम बिल्कुल इस पर ही एक पूरी हाँ वीडियो हाँ जी, रखेंगे। क्योंकि हम स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हूँ, और बहुत बार जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लेकर हम बहुत ही कुंठित हो जाते हैं। बट अगर आप देखें, हमें ह्यूमन मैट्रिक्स में बांध के रखने के लिए दो इंस्टिंक्ट्स दिए गए हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, और ये हमारे इंस्टिंक्टिव पार्ट्स हैं। नेचुरल सी बात है कि हमने इनको सबके साथ या हर सिचुएशन में नहीं एक्सप्रेस करना। वो राइट और रॉन्ग का समझ हो पाना ही वो स्पिरिचुअलिटी के साथ हमें आ जाता है कि इस एनर्जी को कहाँ किसके साथ हमने इस्तेमाल करना है। बट चाहे हम स्पिरिचुअल पाथ पे भी आगे बढ़ रहे हैं, कुंठित होकर आगे बढ़ने से वो कुंठाओं को ही जन्म देगा। मुझे लगता है लिबरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है उस मार्ग से। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में सारे स्टेजेज वो अनुभव करी हैं। जी, वो ब्रह्मचर्य वाली जो तथाकथित ब्रह्मचर्य वाली है वो स्टेज भी मैंने अभ्यास करके देखी है और हर टाइप से मैंने एक्सप्लोर किया है इस टॉपिक को। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि जब मैंने ऊर्जाओं के ऊपर समझना शुरू किया, थोड़ा और गहरे जैसे तंत्र में पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि वहाँ तो एक्सप्लोर करने की बात की गई है। वहाँ तो बताया गया है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्लोर करो, ना कि उसे दबाओ, ना कि उसे पाप समझो। और अब जैसे मैं शिव संहिता भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको एक सरल भाषा में, तो उसमें कल ही मैंने पढ़ा कि जो कुंडलिनी ऊर्जा है वही सेक्सुअल एनर्जी, वही कुंडलिनी, और वो सब सेम ही है अपने मूलाधार चक्र में सोई हुई है। बिल्कुल 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 रिलेट किया हुआ है, बिल्कुल। खुल और के लिखा हुआ जब है। हम सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इस सेक्सुअल एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है, और कैसे इसको हमने प्रॉपरली, देखिए जब भी सेक्स का एक्ट होता है तो क्रिएटिविटी तो इनहेरेंट है ही है। दो लोगों के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है, और संतान में हम क्या कर रहे हैं, एक स्पिरिट को इनवाइट कर रहे हैं एक बॉडी के अंदर। तो ये स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट भी है। तो क्रिएटिव पोटेंशियल हर सेक्सुअल एक्ट में रहता है। उस एनर्जी को हम किस तरह और चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ टाइम में एक बच्चा या दो बच्चा, और सेक्स तो पर सारी जिंदगी के लिए हमारे साथ है। तो उस एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिवली चैनलाइज करना है, मुझे लगता है कि सर आपके इस इनिशिएटिव का तात्पर्य ही ये है कि हम उस एनर्जी को, उस काम ऊर्जा को बहुत सही दिशा दे सकें, जिससे हमारा खुद का और हमारे समाज का उत्थान हो सके। बिल्कुल। मेरा जो ये वीडियो और ये सारी चीज़, इसको ये मेरा एक टाइप से रिसर्च वर्क है। इसमें मुझे भी जानने को मिलेगा और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो साधक हैं, उनको भी जानने को मिलेगा। तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं डॉक्टर। आज अभी जो हमारा लास्ट ये है कि हम जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको कौन से वो स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं उसको एनहेंस करने के लिए। जी बिल्कुल। किसी भी चीज़ को अच्छे से अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने पहले कहा कि हमारे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस क्योंकि डिफाइन नहीं है, कोई करिकुलम डिफाइन नहीं है, तो हमारा सोर्स वो बनते हैं हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी, या वो पोर्नोग्राफी मूवीज़। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम राइट पर्सन से मिलें, और ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिक इन नेचर हो वो प्रदान करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमारे सेक्सुअल राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सेक्सुअल एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जिस भी सेक्सुअल प्रैक्टिस में हम इंडल्ज करते हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे उपजने वाली जो समस्याएं हैं या बीमारियां हैं या प्रेगनेंसी है, चाहे वांटेड है चाहे अनवांटेड है, उसके बारे में हम पूरी तरह से नॉलेज गेन करें और उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। थर्ड, हम अच्छे से अच्छा हेल्थ सर्विसेज को असेस करें, ये हमारा राइट भी है, और अगर ये हमें मिलता है तो हम नेचुरली एक बहुत ही अच्छी सेक्सुअल हेल्थ की स्टेट में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेक्सुअल हेल्थ प्रॉपर होने के लिए एक ट्रायड है, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल राइट्स एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तीनों के ही संगम से हम एक बहुत ही भरपूर, बहुत ही स्वस्थ यौन जीवन जी सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहें, अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहें, या कोई भी एक आज की इस पूरे
वीडियो का एक कंक्लूजन देना चाहें तो जी दीजिए। देखिए, हालांकि ये वीडियो हम ना तो जाति सूचक है, ना धर्म सूचक है और ना ही जेंडर सूचक है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ये वीडियो हमारे सभी महिला और पुरुष जो भी हमारी ऑडियंस है दोनों के लिए है। बट जब भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बेडरूम में अगर महिला को सशक्त होना है तो उसके लिए पुरुष को उससे भी अधिक सशक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी राइट्स हैं, किसी को राइट देने के लिए उसको बहुत ही विशाल हृदय होना पड़ेगा। तो मेरा आज के लिए टेक होम मैसेज है कि आप अपने संबंधों को इक्वल बनाएं, अपने संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाएं और दोनों ही बेडरूम पे अपनी नीड्स, अपनी प्लेजर्स के बारे में बात करें, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करें और एक भरपूर यौन जीवन जिएं जो कि बहुत ही सेहतमंद भी हो। और गिल्ट फील से बाहर आए, बिल्कुल, और खुलकर बात करें, और जी। अपने बच्चों से भी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि जैसे बच्चे टीन एज में पहुँचे तो वो थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, थोड़ा डेफिनेटली। सा उनको समझें, उनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो वो फिर गलत जगह जाएंगे और गलत शिक्षा उनको मिलेगी, और फिर गलत ट्रैक पर, फिर उनकी पढ़ाई जो चिंता है आपकी वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस विषय पर आप खुल के बात करें। तो ये सारी आज इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित। डॉक्टर आरती, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपके साथ अभी कुछ और टॉपिक्स भी मैं कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल, और हरदीप सर बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे मौका दिया। और मैं थैंकफुल हूँ वो सारे सेशंस जिसमें बैठकर हमने बात की, डिस्कस किया और ये सोचा कि हम काम ऊर्जा के ऊपर एक पूरी सेशन सीरीज़ करेंगे। तो आप ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमसे प्रश्न पूछकर हमें इस टॉपिक पर और गहन रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। आपके भी कोई सवाल हैं, कोई कमेंट है, या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, तो आप मेरे पास, मेरा नंबर हर वीडियो में रहता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट्स में पूछने का आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अब कोई भी बात हो आप बिल्कुल खुल के पूछ सकते हैं। तो अगर कवर करने की होगी और हमारे एरिया में होगी, आध्यात्मिक और योग से संबंधित होगी तो मैं कवर करूँगा, और अगर मेडिकल साइंस से संबंधित होगी तो डॉक्टर आरती हैं हमारे पास। और इसके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल आगे की वीडियो भी हम बनाएंगे, और भी पहलू, इसके अलग अलग आयाम हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपका सबका धन्यवाद। और इस, अब नॉर्मली मैं वीडियो में कहता नहीं कि आप शेयर करें या सब्सक्राइब करें, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। ये एक धर्म का काम है, एक पुण्य का काम है। एक पुण्य का काम होता है कि आप कहीं किसी को दान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो भी करते रहिए, लेकिन ये भी एक पुण्य का काम होगा। किसी को आप सजेस्ट कर देते हैं और एक मैसेज छोड़ देते कि भाई इस वीडियो को आप देखिए, मतलब नॉर्मल फॉरवर्ड की हुई वीडियो नहीं देखते आप, एक पर्सनली एक मैसेज छोड़ दें कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और इसमें जो जो बताया है उस पर गौर कीजिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।